हमारा कितना हो गया था? रोमन कॉइन्स हो गया था, लिखो। न्यू किंगडम अलोंग कोस्ट, पढ़ाया था ये? ओके, लिखो न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। तटों के किनारे, तटों के किनारे या तटीय इलाकों में, तटीय इलाकों में नए साम्राज्य, तटीय इलाकों में नए साम्राज्य, दक्षिण में देखते हैं। तटीय इलाकों में नए साम्राज्य, नए साम्राज्य का उदय हुआ था यहाँ पे। देखो, इज रूल बाय 3 चीफ्स, इट रूल बाय 3 चीफ, लिखो 3 मुख्य शासकों द्वारा, 3 मुख्य शासकों द्वारा शासन स्थापित किया गया। दे आर कॉल्ड मुनवेंद्र, इन्हें मुनवेंद्र कहा गया। मुनवेंद्र इज अ तमिल वर्ड, मीन्स चीफ। मुनवेंद्र तमिल में मुखिया या शासक को कहा जाता है। तमिल शब्द है जिसका तात्पर्य है मुखिया या शासक, या शासक। दिस रीजन इज रूलिंग बाय 3 रूलिंग फैमिलीज। दिस रीजन डोमिनेटेड बाय 3 रूलिंग फैमिलीज। देखो, यह क्षेत्र 3 परिवारों द्वारा शासित किया गया, 3 परिवारों द्वारा शासित किया गया। परिवारों द्वारा शासित किया गया। नंबर 1 चोला, चोलाज, दूसरा चेरा और तीसरा पांड्या। आगे चलकर हम पढ़ेंगे इनको, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। पांड्याज मदुरई में मुख्य रूप से केंद्रित थे। लिखो, देख सेंट्रल इन मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्याज। मदुरई, पांड्या की जो कैपिटल थी वो कौन थी? वो मदुरई थी। लिखो मदुरई, कैपिटल ऑफ पांड्याज। चेराज, दे हैव 2 सेंट्रल पावर्स। इनके 2 शक्ति केंद्र थे, एक इनलैंड और दूसरा कोस्ट, यानी कि भूमि के अंदर भी थे चेर, जो चेर साम्राज्य के लोग थे, चेर वंश। लिखो, भूमि के अंदर अंतःस्थल और तटीय स्थल, अंतःस्थल और तटीय स्थल, इनलैंड और कोस्ट। चोलास जो थे, चोलास पुहार कहलाते हैं। इनका जो सेंटर था पावर का, पुहार था। पुहार बेसिकली कावेरी पट्टनम, जो वर्तमान में जो है वो कावेरी पट्टनम है, पुहार वो कावेरी पटना नाम की जगह यहाँ केंद्रित थे। ये पोर्ट ऑफ चोलास, ये चोलाओं का, देखो ये चोला साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चोला साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था पुहार, कावेरी पट्टनम, वर्तमान का जो है कावेरी पट्टनम, ये प्रमुख बंदरगाह था, पोर्ट ऑफ चोलास। तो साउथ में जो पोर्ट एरिया थे, आपने देखा इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, स्वर्ण भंडार रखे। इनका व्यापार में बहुत योगदान रहा, ट्रेड्स में, नई तरह की नाव बनाने में, इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करने में इनका बहुत ज़्यादा जो है वो सेगमेंट था। नेक्स्ट वन, सोर्स ऑफ इनकम, लिखो। साउथ में सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लिखो, आय के स्रोत। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में हमने देखा कि जो मगध साम्राज्य था उसके बारे में हमने पढ़ा, तो मगध साम्राज्य में हमें टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पता था, हमें हर चीज़ के बारे में पता था कि हम किस तरह से फार्मर्स पे, ट्रेडर्स पे हम जो है वो कर लिया करते थे। साउथ में क्या था सोर्स ऑफ इनकम? लिखो, आय के स्रोत। गिफ्ट फ्रॉम पीपल, क्योंकि ये लोग बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार भी किया करते थे अन्य देशों के साथ, तो ये बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य चीज़ें जो हैं वो गिफ्ट दिया करते थे। गिफ्ट फ्रॉम पीपल। लिखो, लोगों से प्राप्त उपहार, लोगों से प्राप्त उपहार। ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, अड़ोस पड़ोस से प्राप्त दान, अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों से प्राप्त दान भी कह सकते हो उसको, और उसको हिस्सा भी कह सकते हो, प्राप्त हिस्सा। साउथ में कर बहुत फेमस नहीं थे, टैक्सेस वर नॉट सो फेमस। लिखो, दक्षिण भारत में कर बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। जैसा टैक्सेशन सिस्टम हम नॉर्थ में मगध में देखते हैं, वैसा सिस्टम हमें साउथ में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन, अब दक्षिण भारत के साथ साथ हम पश्चिम भारत देखते हैं। पश्चिम भारत में क्या सिस्टम था? तो हमें ये पता चल गया दक्षिण भारत में
हमारे पास क्या थे, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, तो अब चोल, चेर और पांड्या, इनके पास सिस्टम था, तटीय क्षेत्र में बहुत ताकतवर थे। पश्चिम भारत में कौन, उत्तर में हमने देखा मगध साम्राज्य था, मौर्य, अशोक, हमने ये देखा। तो पूरे भारत में हमारी रूलिंग किस तरह से, वेस्टर्न पार्ट देखो, पश्चिमी भारत। यहाँ पर पश्चिम भारत में मुख्यतः सातवाहन, सातवाहन वंश आपने नाम सुना होगा। सातवाहन साम्राज्य का, सातवाहन साम्राज्य का शासन था। हम हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं, लेकिन अब तुम कलेक्ट कर ले रहे हो कहाँ किसका शासन था। लिखो, इसके शासकों को दक्षिण पथ कहा जाता था, दक्षिण पथ। रूलर्स वर नोन एज दक्षिण पथ, राइट। तो इस तरह से देखा कि हमने किस तरह से रूलिंग होती है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से में जो वर्तमान में भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और यूपीएससी ने अपने अगले चैप्टर में एनसीईआरटी ने दिया है, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, यानी कि जो है वो रेशम मार्ग। रेशम मार्ग आज भी चाइना का, आपने देखा एमएसआर, मैरीटाइम सिल्क रूट उसने बनाया है, जिसमें वो लगभग आधी दुनिया को अपने व्यापार मार्गों में लेकर आने की कोशिश कर रहा है। और जब इससे पूछा गया तो इसने अपने बहुत पुराने दस्तावेज दिए कि हम प्राचीन समय से ही रेशम मार्गों के माध्यम से वेनिस तक, यानी मध्य यूरोप तक हम व्यापार किया करते थे। तो पूरब से लेकर मध्य यूरोप तक इसका व्यापार मार्ग हुआ करता था। तो चलिए आज हम समझते हैं कि स्टोरी ऑफ सिल्क रूट क्या है। लिखो, रेशम मार्ग की कहानी। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा इसको दक्षिण पथ क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मध्य एशिया से प्रवेश करता है, तो जब उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो गांधार से लेकर, जो अफगानिस्तान से लेकर जो पेशावर, जहाँ कुषाण अपना शासन करते थे, वहाँ से होते हुए गुजरात, जो सौराष्ट्र का भाग था, गुजरात तो बहुत बाद में बना, सौराष्ट्र का भाग था जिसमें महाराष्ट्र और आज का गुजरात एक साथ थे, वहाँ से होते हम दक्कन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसको दक्षिण पथ कहा जाता है, यानी कि दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ जाने वाला मार्ग। तो दक्षिण पथी यहाँ से होता था, मतलब जिसको भी, चूंकि दक्षिण क्या था, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि वो व्यापार का केंद्र था, बड़े बड़े पोर्ट से, जो चोल, चेर, पांड्या बहुत अच्छे व्यापारिक शासक थे। ये शासन में व्यापारिक पद्धतियों को इन्होंने शामिल किया था, यानी रूलिंग में जो वाणिज्य की मैथोलॉजी सी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत सोना चांदी ये कमाते थे। इसीलिए आप देखोगे साउथ के टेम्पल्स बिल्कुल सोने चांदी से लदे हैं, बड़े बड़े भंडार हैं, चाहे पद्मनाभन हो, बालाजी हो, कोई भी हो। तो इस रूप में तो दक्षिण पथ ही यह होता था कि अगर आप सेंट्रल एशिया से लेकर आप प्रवेश कर रहे हैं, तो दक्षिण पथ का माध्यम होता था कि जो सौराष्ट्र से होते हुए दक्कन में प्रवेश करने का मार्ग यहीं तक जाता था, सातवाहन के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तो इनका बॉर्डर एरिया को ये प्रोटेक्ट करने का भी इनके पास काम था। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क की कहानी आप जानते हैं, सिल्क एक बहुत ही बेशकीमती जो है वो तत्व है, अगर हम देखें उसको ध्यान से। तो बेसिकली शहतूत का, यानी मलबरी का पेड़ होता है, उस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े से जो है वो सिल्क का उत्पादन होता है। सबसे पहले चाइना में एक साम्राज्य की राजकुमारी थी, उसने सबसे पहले इसकी पद्धति की खोज की, बड़े गुप्त समय, उसने बहुत लंबे समय तक इसको गुप्त रखा। वो बड़े बेशकीमती कपड़े पहनती थी, लोग आश्चर्यचकित होते थे कि किस तरह के कपड़े हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने चमचम करते हैं, मखमली हैं। तो लंबे समय तक उसने ये राज छुपा के रखा। धीरे धीरे राजघरानों से ये राज जो है, जब उस राजकुमारी ने रेशम की खोज की थी, रेशम के कीड़े से जो है उसने रेशम निकालना सीख लिया था, राजघराने की हो, तो धीरे धीरे ये जो है वो एक बहुत बहुमूल्य वस्तु में कन्वर्ट हो गया। उस समय ऐसी कुछ स्थितियां थी कि रेशम का जो बोलबाला, चाइना में बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर शहतूत के वृक्ष से, वहाँ की जो जलवायु थी वो शहतूत के वृक्षों यानी मलबरी के जो ट्रीज़ हैं उनको बहुत सपोर्ट करती थी। रेशम के कीड़े मलबरी पे ही अपना भोजन प्राप्त करते थे, और वहीं से जो है वो क्या होता था, वो रेशम का उत्पादन होता था, रेशम का। चाइना वालों ने इस पर एक्सपर्टीज़ प्राप्त कर ली। अच्छा, उस समय ये बहुत ही लैविश, राजघरानों से संबंधित धनाढ्यता का प्रतीक हुआ करता था रेशम। पहनने में एक तो बहुत ही मखमली, बहुत ही आरामदायक, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत ये हुआ करता था, और चाइना की एक्सपर्टीज़ थी। चाइना को एक बहुत बड़ा व्यापारिक इनपुट मिल गया, और यूरोप तक इसके माध्यम से बहुत बड़ी मांग होने लगी। तो चाइना ने धीरे धीरे इस जो सिल्क था इसको एक्सपोर्ट करने का एक जो है वो एक संस्थागत तरीका शुरू किया। चाइना में भी इकोनॉमिक बूम आने लगा, उसकी वजह से बड़ी डिमांड बढ़ने लगी। तो चाइना अपने सिल्क को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करने लगा। तो प्राचीन समय से ही चाइना से जो बनने वाला सिल्क था वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। आगे चलकर भारत में भी अलग अलग किस्म के सिल्क का उत्पादन होने लगा, लेकिन जो चाइना का सिल्क था वो बहुत ही अलग किस्म का था। ये राजघराने, जो धनाढ्य वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, इनका ये मुख्य जो है वो पोशाक बनने लगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से चाइना ने आगे चलकर मध्य यूरोप तक अपने व्यापारिक मार्ग स्थापित किए। चूँकि उस समय
समुद्री मार्ग से व्यापार करना चाइना को बहुत ज़्यादा नहीं आता था। तो उसने क्या किया, जो उसका वेस्टर्न पार्ट है, यानी चाइना का जो जिसे कहते हैं कि पश्चिमी भाग है, तो वहाँ पे क्या हम देखते हैं कि वहाँ से वो फिर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो सेंट्रल एशिया के साथ जब कनेक्ट होता है, वो रास्ता उस समय चूँकि भारत का विस्तार अफ़गानिस्तान तक था, तो वो भारत से भी उस समय के होकर गुजरता था, सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप पर पहुँचता है। तो पूरा जो व्यापारिक मार्ग था वो यूरोप यानी वेनिस, जो आज वर्तमान वेनिस है, वहाँ तक वो व्यापार करते थे। हालांकि ये पहाड़ी मार्ग था और बहुत ही मुश्किल मार्ग था। तो ये जो सिल्क रोड था, ये प्राचीन समय में भी, जैसे हमारे यहाँ नाथुला दर्रा, तो हिमालयी क्षेत्र में बहुत से दर्रे हुआ करते थे, पासेस हुआ करते थे। दर्रे मतलब पहाड़ के बीच से एक रास्ता निकलता था, जैसे नाथुला पास हो गया, तो यहाँ से भी सिल्क रूट हुआ करता था। शिपकीला हो गया, आज भी ये दर्रे पाए जाते हैं। तो इन सब मार्गों के माध्यम से भारत से भी होते हुए जो है व्यापार हुआ करता था। तो बात करते हैं हम लोग सिल्क रूट के बारे में। इसने एक बहुत बड़े आर्थिक एकीकरण का प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे सिल्क भारत में भी आया, इसका महत्व पहचाना गया। भारत भी सिल्क रूट से प्राचीन व्यापार किया करता था। आगे बात करते हैं, चूंकि भारत कॉटन पे मुख्यतः फोकस करता था, क्योंकि हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के थे, लेकिन हमारे भी बहुत से क्षेत्रों में सिल्क को खासतौर पर राजसी घरानों में अमीर लोगों के पहनावे के रूप में ये देखा गया। आगे बात करते हैं, द पाथ्स फॉलोड बाई चाइनीज पीपल हु वेंट टू डिस्टेंस लैंड्स विद सिल्क। लिखो, रेशम मार्ग वह मार्ग था, रेशम मार्ग वह मार्ग था जो चीनी लोगों के द्वारा सिल्क के व्यापार के लिए, सिल्क के व्यापार, रेशम के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। रेशम के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उसको सिल्क रूट कहा गया। जहां जहां जिन मार्गों से वो व्यापार करते थे, जिन दर्रों से होकर गुजरते थे, जिन देशों को सम्मिलित करते थे, वो रेशम मार्ग के अंतर्गत आए। देखो, समटाइम्स चाइनीज रूलर्स एंड गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन द ईरान एंड वेस्ट एशिया। तो क्या होता था, चूंकि बहुत बहुमूल्य था, पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़ी कहानियां थी, बहुत मांग थी इसकी, खासतौर पे शासकों के बीच में। तो जो चाइनीज़ रूलर थे, यानी कि जो चाइनीज़ शासक थे चीनी, उन्होंने इसको गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया ताकि देशों के बीच में संबंध स्थापित हो सके। और कुल मिलाकर रेशम ईरान और पश्चिमी एशिया तक गया, वहाँ पे भी राजघराने इसका प्रयोग करने लगे। लिखो, कई बार चीनी शासक उपहार के तौर पर ईरान उस समय का एक बड़ा साम्राज्य था, ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम दिया करते थे, उपहार के तौर पर रेशम दिया करते थे। बहुत लंबे समय तक इन्होंने रेशम के कीट के उत्पादन के तरीकों को छुपा के रखा था। राजघरानों ने केवल पकड़ रखा था, इससे राजघरानों की आय बहुत बढ़ने लगी थी। बहुत लंबे समय तक किसी को रेशम के कीट के उत्पादन का तरीका ही नहीं पता था, तो इसको उपहार किया करते, इसलिए बहुत रहस्य था इसको। जितना ये रहस्य बना रहा, उतना चाइनीज़ रेशम की मांग होने लगी। आगे चलकर जब ये रहस्य खुलता है और लोग सीखते हैं, तो धीरे धीरे फिर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी इसके उत्पादन क्षेत्र, भारत में भी इसके उत्पादन क्षेत्र, लेकिन बहुत लंबे समय तक चाइनीज़ ने इसकी उत्पादन विधियों को छुपा के रखा। तो जिसकी वजह से लोग रहस्य, ये कपड़ा तो चाहते थे, लेकिन वो उत्पादन का जो सेंट्रल पावर थी वो केवल और केवल चाइना थी। चाइनीज़ राजघरानों की आय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी इसकी वजह से। अब व्यापार करने निकलते थे, लेकिन ये मार्ग बड़े खतरनाक होते थे। लुटेरे यहाँ पर होते थे। सिल्क बड़ा कीमती चीज़ थी, बड़ी मांग थी उस समय, मुंह मांगी कीमत राजघराने देने को तैयार थे इसके। जो किंग्स थे, उनके परिवार वाले थे। अब सोचो किसी की महारानी रूठ जाए, बोले जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक हमें सिल्क की साड़ी ला के नहीं दोगे, तो पता चला राजा की क्या हालत होती होगी। अब बेचारा सारा साम्राज्य एक तरफ वो बीबी को मनाए, प्रेमिका को मनाए कि भैया उस सिल्क का ही कपड़ा चाहिए, तो ढूंढते रहते थे लोग। तो कई बार डायरेक्टली नहीं मिलता था, तो क्या होता था कि जो रास्ते थे वो बड़े खतरनाक थे। एक तो बर्फीले रास्ते, पहाड़ी रास्ते। लिखो, बट द रोड थ्रू द विच सिल्क वॉज पास्ड वॉज डेंजरस। लिखो, परंतु रेशम मार्ग अत्यधिक खतरनाक थे, रेशम मार्ग अत्यधिक खतरनाक थे। एंड इट वॉज प्रोटेक्टेड बाई सम किंग्स, और कुछ राजाओं के द्वारा संरक्षित किए जाते थे। अब कुछ राजाओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें लुटेरों से बचाएंगे, हम तुम्हें दिक्कतों से बचाएंगे। तो प्रोटेक्टेड बाय सम किंग,
और इनकी सुरक्षा कुछ राजाओं के द्वारा की जाती थी। और ये क्यों करते थे? इनसे उनको इनकम मिलती थी कि ठीक है, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, इसके बदले हम तुम हमें कुछ जो प्रोटेक्शन मनी है, जैसे प्राचीन समय से होता चला आया, तो बोले हमें ये कुछ दे दो, कुछ इसके साथ हमारी इनकम बढ़ाओ। हु डिमांडेड ट्रिब्यूट्स एंड प्रोटेक्टेड सिल्क ट्रेडर्स। लिखो, ये राजा रेशम व्यापारियों की रक्षा करने के बदले कुछ उपहार या राशि मांगते थे। इसी में एक शासक हुआ कुषाण। कुषाण वंश के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये नाम आता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बड़े ध्यान से पढ़ो और इसको याद करो। ही कंट्रोल द सिल्क रूट, यह रेशम मार्ग को नियंत्रित करता था। सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ही रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लिखो, कुषाण का शासन केंद्रीय एशिया और उत्तरी पश्चिमी भारत पर था। कुषाण का शासन केंद्रीय एशिया और उत्तरी पश्चिमी। देखो, कुषाण का शक्ति केंद्र, देयर पावर सेंटर, कुषाण का शक्ति केंद्र, कहाँ इसकी शक्ति सम्मिलित थी? बड़ी आर्मीज, फोर्ट इसके थे। पहला था पेशावर, जो आज प्रेजेंटली पाकिस्तान में, पेशावर और तक्षशिला, ये उसका पावर सेंटर था। देखो, भारत का विभाजन नहीं हुआ होता ना कई बार, तो अतीत से ही अगर तुम देखोगे, चाहे तक्षशिला हो और आज अफगानिस्तान को लेकर इतनी उठापटक हो, अमेरिका, रशिया, ये सब इसलिए था क्योंकि वो पूरे सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक का पूरा की था। भारत का विभाजन नहीं हुआ होता या इन मूर्खों ने विभाजन नहीं होने दिया होता, तो आज हमारे पास एक बड़ा ताकतवर केंद्र बिंदु था। अंग्रेजों ने जो जाल बिछाया, भारतीय पता नहीं क्यों बेवकूफ़ उसमें फंसते चले गए। रोक लिए होते किसी भी तरीके से विभाजन को, सत्ता का ऐसा लालच इनके मन में आया, नहीं तो आज हम जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रांग होते, सेंट्रल एशिया से भी व्यापार करते, यूरोप से भी लैंड के थ्रू व्यापार करते, और हम आज सी रूट में भी गल्फ के साथ भी व्यापार ईजिली कर रहे होते। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग देयर रूल्स सिल्क रूट एक्सपेंडेड। लिखो, कुषाण के शासन के समय रेशम मार्ग का अत्यधिक विस्तार हुआ। कुषाण के शासन के समय, सहज सिंह ने पूछा, वॉज मथुरा ऑल्सो पावर सेंटर? यस, ऑफ कोर्स। अभी कुषाण में ही अभी इनके वंशज आएंगे, तब उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें कि वो फिर पूरे भारत में साम्राज्य उनका फैलता चला जाएगा। अभी कई चीज़ें आपके सामने आनी है। देखो, फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ इंडस रिवर। लिखो, केंद्रीय एशिया से सिंधु नदी के मुहाने तक, जो आज ग्वादर है, जिसे पाकिस्तान के पास ग्वादर है, जो चाइना ने सीपीईसी के रूप में ले लिया, यहाँ तक व्यापार हुआ करता था। लिखो, केंद्रीय एशिया से, सोचो हमसे क्या ले लिया गया? अंग्रेजों ने ना विभाजन करके भारत की बहुत बड़ी शक्ति छीन ली, जियोपॉलिटिकल खत्म कर देता, इन सबको ज़्यादा अच्छा था। सेंट्रल एशिया डाउन टू सेपोर्ट एट द माउथ ऑफ इंडस रिवर, केंद्रीय एशिया से सिंधु नदी के मुहाने तक, सिंधु नदी के मुहाने तक इसका विस्तार हो गया था। चलो, कुषाणों में एक बड़ा प्रतापी शासक हुआ कनिष्क, आपने नाम सुना होगा। कनिष्क ने भारत के ज़्यादातर हिस्सों में न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया, साथ ही साथ उसने नए नए जो है वो पद्धतियों को भी जन्म दिया। लिखो, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब हम फिर से वापस बुद्धिज्म पे आते हैं। हमने इससे पहले बुद्ध की बारे में, उनकी शिक्षाओं, दर्शन के बारे में पढ़ा। आज हम बुद्ध के बारे में और कुछ जानकारियाँ लेंगे। लिखो, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार। इट स्प्रेड फ्रॉम वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। लिखो, बुद्ध धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत तक फैल गया। कैसे पता चला? डजन ऑफ केव्स फाउंड, बहुत सी गुफाओं, लिखो दर्जनों गुफाओं का पता चला है दक्षिण भारत में भी, पत्थरों को काट काट कर जो है वो बनाए गए हैं। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी इसका विस्तार हुआ। श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड तक भी इसका विस्तार हुआ। तो ये समय था जब बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैलता चला गया। नेक्स्ट वन, कुषाणों में एक प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क। अब यहां से हर पॉइंट पर क्वेश्चन आया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना क्लास में, तो और अच्छा काम करोगे। लिखो, कुषाण शासक कनिष्क। पहला क्वेश्चन ये आया था कि चौथा बुद्ध समिट काउंसिल किसने आयोजित किया था? लिखो, कनिष्क के समय ही चौथी
बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ? चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। एक क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है, अगर आपने लगाया होगा प्री का क्वेश्चन तो आपको मिल गया होगा। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आया था कि अश्वघोष किसका दरबारी था? लिखो, कनिष्क में लिखो, अश्वघोष लिव इन कोर्ट। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष था, या अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। क्या खासियत है अश्वघोष की? क्वेश्चन फिर पूछा गया है। अश्वघोष कंपोज द बायोग्राफी ऑफ बुद्ध। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी तैयार की, बुद्ध की जीवनी का संकलन किया। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी का संकलन किया। क्या नाम था अश्वघोष के द्वारा बुद्ध की जीवनी का? वो नाम था बुद्ध चरित। क्या नाम था? बुद्ध चरित। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। बुद्ध चरित। कनिष्क के समय बुद्धिज्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क के समय बुद्ध की एक नई शाखा, बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे महायान कहा गया। महायान कहा गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ पीसीएस में, जिसे महायान कहा गया। इसलिए आपने देखा होगा कनिष्क को बार बार पढ़ा जाता है। राइट, लिख लिया। अब सवाल है कि बुद्धिज्म में महायान और हीनयान क्या है। यहाँ से फिर क्वेश्चन कई बार आए हैं। आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। लिखो, फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म के विभिन्न शाखाएं, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं। हीनयान। हीनयान, हीनयान में क्या है? लिखो, बुद्धास प्रेजेंस वॉज शोन बाय साइन एंड सिंबल्स। लिखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। बुद्ध से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से पढ़ना है। लिखो, यहां पर बुद्ध की उपस्थिति को चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की उपस्थिति को चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया। अंतर याद रखना, अंतर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीपल ट्री, ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्री दिखाया गया, बोधि वृक्ष दिखाया जाता है जिसके नीचे लोग बैठे हुए हैं। क्या दिखाता है ये बोधि वृक्ष? आपने देखा होगा तमाम घरों में बिकता भी है, मेरा बहुत फेवरेट सिंबल भी है। टू शो इनलाइटमेंट। यह इनलाइटमेंट आत्म उदय को दिखाता है। आत्म उदय को, ब्रह्म उदय को दिखाता है। एनलाइटमेंट आत्मोदय को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जो बोधि ट्री है। अगला है महायान। अंडर दिस स्टैच्यू ऑफ बुद्ध वर मेड। एग्जाम में आया हुआ है। इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां, इसमें सिंबल्स यूज की, डायरेक्टली बुद्ध की मूर्तियां नहीं स्थापित होती हैं। सब ऑप्शन में आए हुए हैं क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़ना, इसीलिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए आपके लिए। इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो बुद्ध की मूर्तियां महायान में दिखाई जाती थी। कनिष्क ही वो रूरल था। आगे चलकर आप देखेंगे कि मथुरा शैली, इन सब शैलियों का उदय होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे बुद्ध की मूर्तियों के बारे में। तो वो महायान में होता है। हीनयान में क्या होता है? हीनयान में सिंपली सिंबल्स यूज किए जाते हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं। देखो, इन महायान दे बिलीव इन बोधिसत्व। यह बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। बोधिसत्व, ये दो शब्दों से मिलकर बोधि, बोधि का मतलब होता है ज्ञान, सत्व का मतलब होता है धारण करना। बोधिसत्व, तो बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। व्हाट इज बोधिसत्व? बोधिसत्व क्या है? अ पर्सन सपोर्टेड टू अटेन एनलाइटमेंट। इसके अंतर्गत माना जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान करना है। सेल्फ एनलाइटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। एनलाइटमेंट पीपल रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर। और यह ज्ञान प्राप्त करके, गुरु शिष्य परंपरा की बात करता है कि ज्ञान प्राप्त करके खुद में नहीं रखना है, अपनी टीचिंग को पूरी दुनिया को बताना है और दूसरों की मदद करना। लिखो, तथा संसार में यह शिक्षा दूसरों को प्रदान करना तथा दूसरों की मदद करना है। जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ वो दूसरों को बताना, उनको टीच करना, दूसरों को बताना और दूसरों की मदद करना है। शिक्षा देना और दूसरों की मदद करना है। नेक्स्ट है, अब इस तरह की पूजा पद्धतियां कहाँ तक होती हैं? लिखो, इस प्रकार जो महायान है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रीय एशिया में, चाइना में, कोरिया और जापान।
तो वो महायान को मानते हैं, इनलाइटन करना, टीचिंग्स को दूसरों को देना, बुद्ध की विभिन्न मूर्ति कलाओं का विकास करना, ये इन्होंने किया। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि बुद्ध की मूर्ति कलाएं कितने प्रकार की होती लगे।